हेलो स्टूडेंट, आप सभी मोस्ट वेलकम है कॉमर्स सेक्शन चैनल पे। देखिए, आज क्लास 12th अकाउंटेंसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में बहुत मदद करेगा। और ये आप लोग को याद नहीं करना है, बस आप लोग अभी इसको सुनिए। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 अभी याद हो जाएगा। देखिए, किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेगा क्योंकि हम अभी बताएंगे और अभी याद हो जाएगा, इसलिए आंसर नहीं लिखा गया। बहुत आसान भाषा में बताएंगे और बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है त्याग अनुपात क्या है। त्याग अनुपात क्या है? त्याग अनुपात की जरूरत कब पड़ती है, यानी कोई लोग या फिर कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से को त्याग कब करता है? दो व्यक्ति हो, जब तक बीच में तीसरा ना आए तब तक दोनों व्यक्ति के हिस्सा कम नहीं होगा। तो त्याग की जरूरत कब पड़ती है? त्याग अनुपात है क्या? मानते हैं कि 4 साझेदार एक फर्म को या संस्था को चला रहे थे। ए, बी, सी, डी, इन लोगों का रेशियो था, यानी ये लोग अपने प्रॉफिट और लॉस को 1:2:3:2 में बांट रहे थे। अब किसी कारणवश या फिर इन लोगों के पास पूंजी की कमी पड़े, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 लोग मिलकर संस्था या फर्म को चलाते हैं, लेकिन कोई उसमें से कोई ज्यादा जानकारी वाला व्यक्ति ना हो, पढ़े लिखे जो व्यक्ति नहीं होते हैं, तो वो लोग एक ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो इन लोगों से ज्यादा जानकारी हो, जो संस्था को अच्छे तरह से लेकर चला सके। तो उस व्यक्ति को खोजा जाता है जो संस्था को इन चारों से बेहतर चलाए। तो इन चारों के बदले, इन चारों से बेहतर चलाने के लिए जो पांचवा व्यक्ति आएगा तो फ्री में काम करेगा नहीं, उसको भी काम या फिर कैपिटल लगाएगा, तो उसके बदले में तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो पहले से 4 थे लो, ए बी सी डी, लेकिन पांचवा अब कौन आएगा? मानते हैं कि ई आ गया। जो ई आएगा तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए तो किन किन लोगों से लेगा? जो पहले से मौजूद हो, यानी जो पुराने साझेदार हैं उन्हीं लोगों को हिस्से को वो लेगा ए। तो जो पुराने साझेदार अपने हिस्से को ई को देंगे तो उसी को त्याग अनुपात बोला जाता है। यानी जिस रेशियो में अपने हिस्सों को देंगे तो उसको त्याग अनुपात बोल देंगे। कहने मतलब है जब कोई नया साझेदार संस्था या फर्म में आता है तो उस नए साझेदार के लिए जब पुराने साझेदार अपने हिस्से को त्याग कर देते हैं तो उसी को त्याग अनुपात बोला जाता है। किसी नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार जब अपने हिस्से को त्याग कर दे तो उसे त्याग अनुपात बोलते हैं। बहुत सिंपल डिफिनीशन है त्याग अनुपात क्या है। तो जब कोई नया साझेदार संस्था या फर्म में आता है और उस नए साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पुराने साझेदार अपने हिस्से को दे देते हैं तो उसे त्याग अनुपात बोलते हैं। अब त्याग अनुपात देखिए, मानते हैं 4 को यहाँ पे पार्टनर है, लोग चारों लोग अपने हिस्से को दिए है, तब ये जितना हिस्सा है उतना नहीं ना दिए, ये लोग भी रेशियो में देंगे 1:3:2:1 या फिर किसी भी प्रकार के एक रेशियो में देंगे। तो इसी को त्याग अनुपात, त्याग यानी सेक्रीफाइस रेशियो बोला जाएगा कि ये लोग अपने हिस्से को इतने ई को दे दिए। इसी में से कोई कोई साझेदार नील कर जाता है, यानी कोई साझेदार के हो जो पहले ओल्ड रेशियो जो जितना उसको पहले प्राप्त होता था उतने ही प्राप्त होता ही है। कि नए साझेदार जब आएंगे ना तो चारों के सहमति से आएंगे। अब चारों के सहमति के आने के मतलब है कि इन चारों से प्रॉफिट लेंगे, तो वही में से उसी में से कोई बोलेगा। मान देखिए कि सी बोल दिया कि हम अपना हिस्सा नहीं देंगे, मुझे जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना ही मुझे चाहिए। तो ये तीनों देखेंगे कि लाना जरूरी है नए साझेदार को, तो ये तीनों बोलेंगे कि ठीक है, तुमको जितना प्रॉफिट मिल रहा था उतना ही दिया जाएगा, हम लोग अपने हिस्से में से देंगे। तो वहां पे जो त्याग अनुपात निकलेगा ए बी और डी का निकलेगा,
और सी का क्या हो जाएगा, नो चेंज, क्योंकि उसका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो हो जाएगा। त्याग अनुपात किसको बोलते हैं, या फिर त्याग अनुपात का मतलब क्या है, या त्याग अनुपात क्या है, या त्याग अनुपात का क्या आशय है, या त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं। किसी भी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन आए, कैसे भी आए, यानी किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, आंसर जो बताया गया वही होगा। यानी जब नए साझेदार या ऐसे बोलेंगे, जब किसी नए साझेदार के संस्था या फर्म में जब आगमन होती है, या फिर कोई नए साझेदार और संस्था या फर्म में आते हैं, तो उनके हिस्से के लिए जब पुराने साझेदार अपने हिस्से त्याग कर देते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, किसी नए साझेदार के आने से जब पुराने साझेदार अपने हिस्से नए साझेदार के हिस्से में त्याग कर दे तो उसे त्याग अनुपात बोलते हैं। सिंपल एकदम, ये नहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझिए लो, अभी याद हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है, मानते हैं कि त्याग अनुपात में क्या होता है कि हिस्सा घटता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में हिस्सा बढ़ता है। मान 4 पार्टनर रहे लो, ए बी सी और डी, इन लोगों का रेशियो है 1:2:3:3। त्याग अनुपात में हिस्सा घटता है और लाभ प्राप्ति अनुपात में हिस्सा बढ़ता है, यही याद रखना है। त्याग अनुपात में है जो नए साझेदार को अपने हिस्सा देते हैं इसलिए घटता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में हिस्सा बढ़ता है। तो अब कैसे बढ़ता है, देखिए 4 पार्टनर है लो, चारों में से किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, संस्था में रुचि ना हो, जैसे मैं मानते हैं कि सी संस्था को छोड़कर जाएगा तो इसको अब संस्था में काम करना पसंद न पड़ता हो, या फिर ए बी और डी से जो पुराने साझेदार है उन लोगों से अच्छे से तालमेल ना हो, बात विचार अच्छे से ना हो पा रहा हो, या फिर जितना इसको प्रॉफिट चाहिए अपने भविष्य के लिए उतना उसको प्रॉफिट ना मिल रहा हो, यानी किसी भी कारण से जब संस्था को छोड़कर जाएगा, तो ये संस्था को तो छोड़कर चला गया, तो जो प्रॉफिट हो रहा था, जो इस चारों में बटा रहा था, अब वो प्रॉफिट कितने लोगों में बटाएगा, ए बी और डी में, इस 3 में बटाएगा। तब इस 3 में जब ये प्रॉफिट बटाएगा, तो देखिए पहले मानते हैं कि 100 रुपये प्रॉफिट था तो 4 में बटा रहा था, अब 100 रुपये प्रॉफिट होगा तो इस 3 में बटाएगा, तो इन तीनों का हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि 100 रुपये पहले 4 में बटाता था अब 3 में बटा रहा है, तो जो हिस्सा बढ़ रहा है ना उसी को लाभ प्राप्ति अनुपात बोला जाता है। यानी संस्था, किसी भी संस्था या फर्म के अंदर कोई भी साझेदार किसी भी कारणवश संस्था या फर्म को छोड़ कर जाता है, तो जो उसके हिस्से को पुराने साझेदार ले लेते हैं तो उसी को लाभ प्राप्ति अनुपात बोला जाता है। या किसी संस्था या फर्म में कोई भी साझेदार उसे छोड़ के जाता है, जिसके चलते पुराने साझेदार के हिस्से में जो वृद्धि होती है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन याद रखो, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यानी किसी कारणवश कोई साझेदार संस्था को छोड़ के जाता है, पुराने साझेदार को हिस्सों में वृद्धि हो जाती है, उसी को लाभ प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, श्वेत समता अंश क्या है। ऐसे तो अंश जो है वो होते हैं 2 प्रकार के, ऐसे एग्जाम में आएगा तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ये श्वेत समता अंश जो होता है ना, ये भी अंश है और इसको भी मार्केट में ही जारी किया जाता है। अंश तो होते बहुत प्रकार के, लेकिन पढ़ना है आप लोगों को, श्वेत समता अंश नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं मिलता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश से मिलता है। तो जो श्वेत समता अंश होता है ना, वो कोई भी कंपनी फर्म, यानी कोई कंपनी कोई भी हो ना, तो वो भी अंश कोई
ऐसे तो कोई भी अंश कंपनी ही जारी करती है, लेकिन जब श्वेत सामता अंश जो कंपनी इशू करती है वो सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए इशू करती है। यानी जो वो सामता अंश जो कंपनी जारी करेगी, श्वेत सामता अंश, तो उसको सिर्फ कर्मचारी ही खरीद सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं खरीद सकते। जो पहले से पूर्वाधिकार अंश सामता अंश खरीद कर उसमें शामिल हो गए उस संस्था में, या फिर उसमें जो कार्यरत कर्मचारी है जो उसमें काम कर रहे हैं, वही लोग खरीद सकते हैं। कोई नया कस्टमर, नए व्यक्ति से आए कि हम डायरेक्ट श्वेत सामता अंश को खरीद लें, तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो ये ऐसा श्वेत सामता अंश होता है जो कंपनी तो इशू करती है, लेकिन इसको कंपनी के कर्मचारी ही सिर्फ खरीदते हैं। तो श्वेत सामता अंश क्या है? तो ये श्वेत सामता अंश ऐसा अंश होता है जो सिर्फ कंपनी के कर्मचारी ही खरीदते हैं। 4 नंबर है, अंश हरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, अंश हरण क्वेश्चन बहुत तरह से आएगा। जैसे हम अंश हरण बता रहे हैं, अंश जब्त से क्या समझते हैं, अंश को क्यों जब्त किया जाता है, अंश को जब्त करने का अर्थ बताए। तो कुछ भी आए, बस आंसर ये जो बोल रहे हैं वही होगा। अंश हरण से आप क्या समझते हैं? जो अंश हरण कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी अंशधारी जो सामता अंश, पूर्वाधिकार अंश या फिर कोई भी अंश शेयर खरीदा हो, लेकिन वो आवंटन या फिर किसी याचना का राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसको कंपनी उसके राशि को जब्त करने का या फिर उसके अंश को जब्त करने का अधिकार होता है कंपनी के पास, जिसके चलते कंपनी क्या करती है, उसके अंशों को हरण कर लेती है, यानी जब्त कर लेती है। यानी देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति आता है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो अप्लीकेशन का अमाउंट उसी समय चुका देता है। अब अप्लीकेशन के बाद किसी भी यानी आवंटन या फिर किसी भी याचना की राशि अगर नहीं चुका पाता है, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि जो अंशधारी आवंटन या फिर किसी याचना की राशि नहीं चुकाता है, तो उसके अंशों को हरण कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का पुनर्निर्गमन से आप क्या समझते हैं, या फिर अंशों का पुनर्निर्गमन क्या है? देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में अंश को जब्त किया गया था, यानी हरण किया गया था, और उसी अंश को 5 नंबर क्वेश्चन में जारी किया गया। अंशों का पुनर्निर्गमन यानी पुनः मीन्स दोबारा कब बेचा जाएगा, कब जारी किया जाएगा मार्केट में। तो जब्त किए गए अंशों को जब दोबारा मार्केट में जारी कर दिया जाता है, पब्लिक के बीच जारी कर दिया जाता है, तो उसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। ऐसे डायरेक्ट कंपनी जो शेयर इशू करेगी उसको अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं करते हैं। जब्त अंशों को या फिर हरण अंशों को जो कंपनी मार्केट में दोबारा इशू करती है, जारी करती है, निर्गमन करती है, तो उसे अंशों का पुनर्निर्गमन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी साझेदार के अवकाश ग्रहण के क्या आशय हैं? साझेदार के अवकाश ग्रहण का क्या आशय है? यानी साझेदार कब संस्था को छोड़ के जाते हैं? अवकाश मीन्स छोड़ना, छुट्टी। यानी देखिए, साझेदार किसी भी कारणवश से संस्था फर्म से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, तो उसी को साझेदार का अवकाश ग्रहण बोला जाता है। कोई भी कारण हो, पुराने साझेदार से अच्छे से तालमेल ना हो, तो प्रॉफिट अच्छे से ना मिले, यानी कोई भी कारण हो, काम में रुचि ना हो, काम पसंद ना आ रहा हो, वृद्धावस्था हो गया हो, या कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से संस्था या फर्म से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, तो उसी को साझेदार के अवकाश ग्रहण कहा जाता है। यानी साझेदार लोग उस संस्था को छोड़ देते हैं कि अब इस संस्था में हम काम नहीं करेंगे, तो उस छोड़ने के पीछे कोई भी कारण हो,
उसी को अवकाशकरण बोला जाता है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि कार्य में पसंद ना हो इसके चलते छोड़ते हैं, किसी सा पुराने सरदार से तालमेल अच्छा ना हो, झगड़ा हो जाता है उसके चलते छोड़ दे, कारण कोई भी हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन कब की जाती है? ख्याति यानी गुडविल की मूल्यांकन यानी गुडविल के वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है? कब, किस समय देखा जाता है कि हम लोग का गुडविल कितने रुपए का है, यानी इसकी जरूरत कब पड़ती है? तो इसकी जरूरत पड़ने के बहुत कारण होते हैं। सबसे पहला है कि जो कोई साझेदार संस्था को छोड़ के जाए, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, कोई साझेदार कोई नया साझेदार आए। ये ख्याति के मूल्यांकन कब की जाती है? इसके यानी बहुत ऐसा कारण है जो उस समय ख्याति के मूल्यांकन करना पड़ता है। साझेदार के छोड़ के जाने के अवकाश ग्रहण पे, साझेदार की मृत्यु पर, नए साझेदार के आगमन पर, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर, साझेदार की जो लाभ हानि है, साझेदार की जो लाभ हानि है उस अनुपात में चेंज होने पर, यानी ख्याति के मूल्यांकन की बहुत समय, ऐसा समय होता है जो ख्याति का रेट देखा जाता है कि इसकी ख्याति कितनी, आखिर इसको मूल्यांकन किया क्यों जाता है? देखिए, ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका भी रेट होता है, ये भी मूल्य देती है, इसको भी खरीदा बेचा जा सकता है। तो कोई साझेदार जब संस्था को छोड़कर जाएगा तो जो संपत्ति दिखाई दे रही है उसमें तो अपना हक लेकर ही जाएगा, लेकिन जो बोलेगा कि जो संपत्ति ख्याति जो दिखाई नहीं दे रही उसमें भी मेरा हक हुआ, तो उस समय रेट चेक है। यानी संस्था को जब छोड़कर जाएगा, कोई साझेदार मर रहा है तो उसके उत्तराधिकारी को देने के लिए भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। कोई अगर नया साझेदार आ रहा है तो वो आ रहा है तो उसे तो ऐसे जो संपत्ति दिखाई दे रही है उसमें जितना उसका हक होगा उतना वो कैपिटल उसको चुकाना ही पड़ेगा। उस समय गुडविल में भी देखा जाता है कि जो ना दिखाई देने वाली संपत्ति है उसके उसमें भी आपको कुछ हिस्सा चुकाना पड़ेगा, उस समय भी मूल्यांकन किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? सबसे पहले कि नया लाभ विभाजन अनुपात की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, जब कोई, या फिर पहले इसका डिफिनीशन ही देख रहे हैं, नए साझेदार और पुराने साझेदार, सिंपल सा डिफिनीशन है नया लाभ विभाजन अनुपात, यानी नए साझेदार और पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। यानी नया साझेदार हो और पुराना साझेदार हो, लाभ हानि बांटने के लिए जिस अनुपात में एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, उसे नया लाभ विभाजन अनुपात बोलते हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है। इसकी जरूरत पड़ती है जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है तो इन लोगों का 3 ही रेशियो था, लेकिन एक डी आ गया, इसको भी अब प्रॉफिट देना पड़ेगा तो इसको ही मानते हैं इतना। तो अब नया ये रेशियो बन गया ना, पहले ये 3 को जोड़ रहे थे तो कितना हो रहा था 7, लेकिन अब ये पूरा ऐड करके लेना पड़ेगा 5 9, तो ये न्यू रेशियो बन गया। तो देखिए ए भी एग्री है, बी भी एग्री है, सी और डी, यानी पुराने साझेदार प्लस नए साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभ हानि बांटने के लिए सहमत हो जाए उससे नया लाभ विभाजन अनुपात बोला जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र दीजिए। सिंपल सा है, लाभ प्राप्ति अनुपात प्लस त्याग अनुपात, जो इसको याद करने का एक ही ट्रिक है, सॉन्ग। सॉन्ग याद रखिएगा लोग, दोनों ही याद हो जाएगा। लाभ प्राप्ति जब पूछेगा तो इधर से चलेंगे, गेनिंग रेशियो बराबर, या फिर हिंदी में भी लिख ले, लाभ लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात यानी हम लोग का हिस्सा बढ़ता कब है। लाभ प्राप्ति अनुपात सूत्र में यही देखा जाता है कि हम लोग का हिस्सा कितना बढ़ा है। जैसे पहले मिल रहा था 5, अब ये हो गया 7, बढ़ा कितना है
2 बढ़ा है ना जी, तो ये हो गया, यानी अभी ये मिल रहा है 7 मिल रहा है, पहले मिल रहा था 5, तो जो 7 मिल रहा है तो आखिर 2 बढ़ा है, तो ये अभी मिल रहा है तो नया हो गया, ये पहले से मिल रहा था पुराना, तो नया में से यानी 7 में से 5 घटाएंगे तभी ना 2 आ रहा है जी। तो इसीलिए लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात। 10 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है? यानी साझेदार के उत्तराधिकारी की सबसे पहला कि उत्तराधिकारी की जरूरत कब पड़ती है, ये आप सभी को भी पता है। कोई भी हो, उसके जब एक्सपायर यानी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तभी उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ती है। तो जब साझेदार के उत्तराधिकारी के खाता कब खोला जाता है? तो साझेदार के मृत्यु के समय साझेदार के उत्तराधिकारी के खाता खोला जाता है। खाता खोला किस लिए जाता है? सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग, और लाइक भी कर दीजिए। साझेदार के उत्तराधिकारी का खाता कब खोला जाता है? तो साझेदार के मृत्यु के समय खोला जाता है, क्योंकि जो साझेदार मर जाएगा उसके हिस्से को देने के लिए जो उसके घर वाले आएंगे या फिर कोई भी व्यक्ति हो उससे रिलेटेड कोई, जिसको बोला जाए कि साझेदार के हिस्से को दे दिया जाएगा, तो साझेदार के जो हिस्सा देना रहेगा ना, तो जिस व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाए वो उत्तराधिकारी का वही खाता बोला है। तो साझेदार का जब मरता है ना तभी इसकी जरूरत पड़ती है। तो साझेदार के मृत्यु के बाद ही साझेदार के उत्तराधिकारी के खाता खोला जाता है। आज के लिए इतना ही है। मस्ट वेलकम है आप लोगों का।